मैं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। वो लोग जो फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, हो सकता है अब उनको बैक फुट पर जाना पड़े, और वो लोग जो अभी तक बैक फुट पर थे अब वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ख़तरा ये महसूस किया जा रहा है कि कहीं इमरान खान के इक़्तिदार के लालच या दोबारा वज़ीर आज़म के चक्कर में उन्होंने जो नैरेटिव बनाया है और नौजवानों को वो जैसे भड़का रहे हैं, तो कहीं इस मुल्क के दो टुकड़े ना हो जाएं। पाकिस्तान के दो लख्त होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये कौन कह रहा है आपको बताऊंगी, और इसके अलावा अदालतों में क्या कह दिया गया, वहाँ पे भी स्टैंड ले लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ ISPR की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई है, और कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ भी हो गया है। रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने भी अपना चेंज कर लिया है। ये क्या है? जहां हम इन सब पर बात करेंगे, वहीं पर हम बात करेंगे मुल्क से बाहर की भी एक दो खबरें, जिसमें एक स्याफ़ाम खातून को पहली मरतबा अमेरिका में किस ओहदे पर लगाया गया, और हज़ारों पाकिस्तानी जो कि इंडिया गए थे वो वहाँ से वापस क्यों आ गए। बात का आगाज़ किए लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट से। आसिफ अली जरदारी साहब ने यह फरमाया है कि इमरान खान इक़्तिदार के हसूल के लिए, दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए जो उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया है, उससे कहीं इस साजिशी बयानिया से पाकिस्तान दो लख्त होने की तरफ ना चला जाए। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को फिर से दो लख्त करने की साजिश है। अच्छा, ये जो फिर से का लफ्ज़ है, ये इशारा है 71 की तरफ। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये बात की थी। मैंने कहा था कि इमरान खान जिस तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हकीकी आज़ादी की ये जंग उनको लेकर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दे जहां पर वो किसी और हकीकी आज़ादी की तरफ निकल जाएं और 71 की सूरत हाल दरपेश हो। तो अब शायद ये ख़तरात महसूस तो सब लोग कर रहे थे, लेकिन स्टैंड ले लिया गया। ये जो देखिए, जहां उन्होंने ये बात कही आसिफ अली जरदारी ने, वहीं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं और ये सब कुछ ये सज़ाओं से बचने के लिए कर रहे हैं। जो फ़ॉरेन फंडिंग और करप्शन के केसेस इनके ख़िलाफ़ खुले हैं, उनसे बचने के लिए, सज़ा से बचने के लिए ये एक साजिशी बयानिया नैरेटिव उन्होंने अडॉप्ट किया है कि जो इस मुल्क को दाव पर लगा दिया है। जहाँ एक तरफ आसिफ अली जरदारी जो कि काफ़ी दिनों के बाद वो ये बोले, अभी तक हमें कोई उनकी तरफ से खामोशी नज़र आ रही थी, कोई स्टेटमेंट नहीं थी जब से हुकूमत बनी थी, उससे पहले से वो बिल्कुल। अब जब उन्होंने बयान दिया है तो वो ये दिया, और इसी के साथ हमें वज़ीर आज़म जो कि 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए, वो भी खामोश थे, और ऐसा नज़र आ रहा था कि बिल्कुल अपोजिशन को खुल के खेलने का मौका दिया जा रहा है। और मैंने ये भी बात कही थी कि अच्छी बात है, एक जो जमहूरी हुकूमत होती है उसमें ऐसे ही होता है कि आप अपोजिशन को स्पेस दें, वो जो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो बताएं। लेकिन अब इमरान खान ने शायद वो जो उनको खुली छुट्टी दी गई थी उससे नाजायज़ फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा लिया। इसकी वजह यह है कि उन्होंने, कहा यह जा रहा है कि जो एबटाबाद में जो स्पीच की है, उस स्पीच ने उनकी पिछली तमाम लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं उन्होंने, और इदारों के और फ़ौज के ख़िलाफ़ और जनरल बाजवा को उन्होंने डायरेक्ट हमला किया है, डायरेक्ट उसके ऊपर जो है वो बात की है, जिसकी बिना पर अब ये स्टैंड नज़र आ रहा है। तो वज़ीर आज़म का ये कहना है कि इमरान खान जो दूसरों को गद्दार कह रहे हैं, वो खुद गद्दार हैं, खुद मीर जाफ़र हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हुकूमत ये नहीं कह रही थी कि वो इस तरह कर रहे हैं या ये जो कुछ वो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने भी वही बात की जो कि आसिफ जरदारी ने की। कुछ वैसी बात उन्होंने कहा कि ये जो साजिशी बयानिया गढ़ा है, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इमरान खान के गरूर, तकब्बुर और अना, जो वो ईगो है उनकी, उसकी बिना पर हम इस मुल्क को कुर्बान नहीं कर सकते, इस मुल्क को दाव पर नहीं लगा सकते। तो ये वही स्टैंड नज़र आ रहा है कि ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि कहीं इमरान खान नौजवानों को भड़का कर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो नौजवानों को भड़काया जा रहा है, जो लोगों को भड़काया जा रहा है, इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, हर एक के ख़िलाफ़, अदालतों से लेकर हर तरफ, तो उस बिना पर कहीं ऐसा ना हो कि खाना जंगी जो है वो कराने की कोशिश की जा रही है लोगों में, और उस खाना जंगी के बिना पर कुछ भी हो सकता है सिविल वॉर की सूरत में। जहाँ एक तरफ हम ये देख रहे हैं, तो वहीं पर अदालतों ने भी स्टैंड ले लिया, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने शेख रशीद को खरी खरी सुना दी है, और उन्होंने शेख रशीद साहब को ये कहा कि आप हमारे पास केसेस लेकर आते हैं, लेकिन आपको तो अदालतों पर एतमाद ही नहीं। उन्होंने कहा PTI, इमरान खान जो लीडर है, आप लोग रोज़ाना अपनी स्पीचेस में, जलसों में ये बात करते हैं कि अदालतें खुली, रात को अदालतें खुलवाई गई, रात को अदालतें खोली गई।
तो अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है तो आप अपना केस लेकर यहाँ पर क्यों आए। उन्होंने कहा कि अगर आपको हम पे ट्रस्ट होगा, हम पे एतमाद होगा तो हम आपका केस सुनेंगे, वरना हम आपका केस नहीं सुनते। आप कहीं और चले जाइए, आपने जहाँ जाना है वो अपना केस लेकर चले जाइए, हम आपका केस नहीं सुनेंगे। हम उसी वक्त सुनेंगे जब आपको हम पर एतमाद होगा। तो वो उन्होंने उनको धमकी दे डाली। उन्होंने उनको बिल्कुल क्लियर कट ये बात बता दी है कि आप ये ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते। कि एक तरफ, अच्छा देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है ये कि एक तरफ सुबह दिन के उजाले में हम देखते हैं कि अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, वहाँ पर केसेस लेके पहुँच रहे हैं, और जैसे ही कुछ थोड़ा सा टाइम गुजरता है और शाम को जलसे शुरू होते हैं तो अदालतों की तो ऐसी की तैसी करके रख दी जाती है स्पीचेस में। हालांकि पता होता है कि अगले दिन सुबह फिर उसी कोर्ट में उसी जस्टिस के सामने पहुँचना है। सिर्फ हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये नहीं कहा, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसा ही स्टैंड ले लिया। उन्होंने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, आप हमें ना समझाएं। उनका मतलब है कि आप हमें जो ये बातें कर रहे हैं, और ये 63A का जो केस है जिसमें PTI ने कह रखा है कि वो जो लोग उनको छोड़ के गए उनका सोशल बाइकआउट करें, उनसे शादियां नहीं होंगी, जो कुछ सब कुछ कहते रहे, फिर उन्होंने कहा इनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करें। तो 63A की तशरीह के लिए जो केस चल रहा, तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जो हम इसकी तशरीह करेंगे और ये बताएंगे और ये फ़ैसला होगा, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कर रहे हैं, ये हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये आने वाली जनरेशन्स को बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, और जो 63A है अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका फ़ैसला क्या आना चाहिए। अब ये काफ़ी हो गया, बहुत हो गया। तो वही अब जो लिया गया, तो ISPR की तरफ से जो जारी की गई है एक प्रेस रिलीज़, उसमें ये कहा गया है कि जो हालिया ये गुफ्तगू हो रही है जलसों में और हर तरफ सियासी गुफ्तगू में, फ़ौज को घुसाया जा रहा है, और सिर्फ फ़ौज नहीं बल्कि फ़ौज की लीडरशिप को भी उसमें मुलव्वस किया जा रहा है। और ये जो मुहिम है ये बहुत तेज़ हो चुकी है, इसको रोका जाए, ऐसी बात ना किया जाए, फ़ौज को इसमें मुलव्वस ना किया जाए, इन सियासी गुफ्तगू में शामिल ना किया जाए। और इसके अलावा उसमें पिन पॉइंट भी किया गया है कि कुछ एंकर्स, सहाफ़ी जो कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया और मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं। तो उसके साथ ही एंकर्स और सहाफ़ी जिनके मुतालिक इशारा किया गया, उनको नोटिस भी जारी हो गए हैं। FIA ने नोटिस जारी कर दिया है, एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को नोटिस भेज दिया है, जिसमें उनको ये कहा गया है कि उनकी इनकम उनके एसेट्स से ज़्यादा है, और ये आमदन कहाँ से आ रही है ये वो तफसील से बताएं, जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने 2020 में जो अपनी इनकम ज़ाहिर की है वो कोई तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब, 1.5-2 करोड़ के करीब है, 1,55,00,000 या इस तरीके से। और इसके अलावा उनकी कुछ लैंड्स हैं जिनके ऊपर 72 कनाल एक जगह पर है, फिर कई प्लॉट्स हैं, वो सब कहाँ से आए, क्या है, और इसके ऊपर उनसे तफसीलात मांगी गई हैं। और वहीं पर समी अब्राहम जिनका ताल्लुक बोल से है, उनके ख़िलाफ़ FIA ने एक नोटिस उनको भेजा और उनको ये कहा है कि आप अपने गुफ्तगू में जो फ़ौज के अंदर के लोग हैं, अहलकार हैं, उनको भड़काते रहे हैं कि वो अपने इदारे के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और कार्रवाई करें। तो ये तो एक बगावत के उसमें आता है कि आपने बगावत करवाने की कोशिश की, तो हम आपके ऊपर ये नोटिस भेज रहे हैं। आप आकर, अगर आपके पास आप समझते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, तो आप आके साबित करें, तहकीकात का सामना करें। और आपने जब आप बाहर थे तो बाहर बैठकर भी ये मुहिम चलाई पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही ये स्टैंड अप नहीं लिया गया हर तरफ से, बल्कि जो मुल्क से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कह दिया गया है कि अगर आप बाहर हैं और आप वहाँ पर बैठ कर भी ये इस तरह के इमरान खान के सपोर्टर बन के और इनके पीछे लगकर इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, तो हम वहाँ पर भी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का सोच सकते हैं। बल्कि मुझे याद आ गया कि इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बहुत हिलेरियस रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है, और उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहा है कि आप अपने मुल्कों में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की शिकायतें करें, वहाँ पर इनकी शिकायतें लगाएं। अब वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत की क्या शिकायत करेंगे वहाँ पे कि देखें पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ कैसे कर रही है, उसको उतार दिया है, तो आप कोशिश करें पाकिस्तान पे हमला कर दें, आप इस हुकूमत को उतारें और इमरान खान को वापस ले आएँ। इमरान खान साहब का ये मतलब है कि वैसे तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो जो एक गधे और ज़ेबरे वाला है ना, वो क्लिप बड़ा चल रहा है। वो ज़रा वो जो उन्होंने बात कही थी वो लोगों ने पकड़ ही ली है। उन्होंने कहा था कि अगर गधे पर आप लाइनें भी लगा देंगे तो वो ज़ेबरा तो नहीं बन जाएगा, और अपनी तरफ इशारा करते हुए वो ये बात कह गए हैं। मैं पाकिस्तानी था, जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज़ तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसी
ओवरसीज़ की हम बात करें तो चलें ओवरसीज़ से कुछ खबरें भी शामिल कर लें। वाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी पहली मर्तबा प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी गवर्नमेंट में एक ब्लैक वुमेन को इसके लिए मुंतखब किया है। उनका नाम है कैरिन जेन पियर और ये 44 ईयर्स की हैं और इससे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडन के मुंतखब होने के बाद से जो है वो अब तक प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। और इसके अलावा वाइट हाउस की प्रेस टीम में भी शामिल होने से पहले उन्होंने जो कैमला हैरिस हैं उनके लिए भी चीफ स्टाफ के तौर पर काम किया, यानी एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन प्रेस सेक्रेटरी क्योंकि एक बड़ा अहम डेजिग्नेशन समझा जाता है तो उसके ऊपर ही हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और अहम बात भी, और वो ये है कि वो सिर्फ सियाफाम खातून नहीं है कि वो उनको एक ऐसे उससे लिया गया है, बल्कि इसके अलावा वो हम जिन्स परस्त भी हैं, यानी उनके जो पार्टनर हैं वो खातून ही हैं। तो आप जानते हैं कि खैर हमारे मुल्कों में तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि इस पर बात ही नहीं की जा सकती, लेकिन उन कंट्रीज़ में भी अभी इसके ऊपर ऐसे बड़े ओहदे पर लगाना ज़रा मुश्किल समझा जाता है, तो वहाँ पर ये किया। इसी के साथ एक और अहम खबर ये भी है कि पाकिस्तान से हज़ारों पाकिस्तानी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी जो भारत गए थे वो वहाँ से वापस आ गए हैं। अब वो भारत किस लिए गए थे, इसकी तफसीलात कुछ इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है वो सिटीज़न्स, वो शहरी भारत सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते थे, शहरियत वहाँ पर हासिल करना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान छोड़ के वहाँ पर चले जाएं और वहीं पर बस जाएं। तो वहाँ पर जाने वाले 800 के करीब पाकिस्तानी ऐसे कि जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ से वापस आ गए हैं क्योंकि उनको सिटीज़नशिप नहीं दी गई या नहीं मिल पाई या नहीं मिल सकी। अच्छा, इसके लिए तफसीलात भी, डिटेल्स भी सामने आ रही हैं कि क्या वजूहात हैं। एक तो मैं इस बात पर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हज़ारों पाकिस्तानी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने वहाँ पर सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, उसमें बड़ी तादाद जो है वो हिंदुओं की है। लेकिन इसके अलावा हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने के अलावा पारसी और सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, इनकी भी बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने भारत की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रखा है। अच्छा, ये जो अप्लाई करने का वो ये है, कुछ अर्सा पहले इंडिया ने ये अवेलेबिलिटी लोगों को दी कि वो इंडिया में अगर सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन इनको वहाँ पर ये सिटीज़नशिप नहीं मिल सकी। इसकी क्या वजूहत है, मैं वो भी इसमें जानना चाह रही थी, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर ऑलरेडी कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 ईयर्स से, 20 सालों से कोई 20,000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं जो वहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक उनको भी शहरियत नहीं मिल सकी, लेकिन वो वहाँ पर रह रहे हैं। ये भी बड़ी हैरानकुन बात मेरे सामने आई। तो अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो लोग हैं वहाँ पर ये कानून है कि मुसलमान नहीं, लेकिन मुसलमान के अलावा अगर किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब ऑनलाइन होने की वजह से वहाँ पर इस सिलसिले में क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं और ऑलरेडी मौजूद हैं तो काफ़ी इसके ऊपर ख़र्चा भी आता है। और एक ख़ानदान जब जाता है तो उनको अगर सिर्फ पासपोर्ट जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाए उनको वहाँ पे करवाना हो तो इस सब की सिचुएशन में लाखों रुपए उनके खर्च होते हैं। तो ये तमाम जो मौजूद हैं हर्डल्स, जिसकी बिना पर अब 800 पाकिस्तानी वापस आए हैं, वो जो चाहते थे उनको वहाँ पर शहरियत नहीं मिल सकी। ये मेरे पास एक न्यूज़ थी जिसको मैंने आप तक पहुँचाया। दोबारा मुलाकात होगी, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।